नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां तथा पुनर्स्थापन चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका ये 5th है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे चुनाव का जनादेश तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चुनाव का जनादेश होता है, उसके बाद 1967 के चुनाव में कैसे गठबंधन की सरकारें बनती हैं, क्या वो सरकारें आगे चलकर ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर पाती हैं या धीरे धीरे टूट जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है 1967 1967 कि आम चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई, ठीक है। 1967 में देखते हैं कांग्रेस मुठापटक चलती रहती है और उसी बीच गठबंधन होता है। कई सारे पार्टियां मिलकर आपस में गठबंधन तैयार करते हैं। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है संयुक्त विधायक दल से आप क्या समझते हैं। तो 1967 के चुनाव में जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उनका जो गठबंधन था वो क्या कहलाया था, संयुक्त विधायक दल कहलाया था, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपके बोर्ड और सीयूईटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया, ठीक है। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता है। इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि इन सरकारों को या संयुक्त विधायक दल की सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार क्यों कहा गया, क्योंकि संयुक्त विधायक दल की सरकारों ने गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन दिया, ठीक है। गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन दिया, इसे संयुक्त विधायक दल कहा गया, ठीक है। और इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। देखिएगा ये चीज़ अभी आगे चल के हम लोग अच्छे समझेंगे। ये जो जितने भी दल गठबंधन बना रहे थे उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न थे, ठीक है। इनकी विचारधाराएं आपस में नहीं मिल रही थी, लेकिन गैर कांग्रेसी जितने भी दल थे वो सारे इकट्ठे होकर गठबंधन बना रहे थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां एसएसपी और पीएसपी शामिल थी, ठीक है। क्या है, बिहार में कौन सी पार्टी बनी थी, संयुक्त विधायक दल की सरकार कौन सी थी, दो समाजवादी पार्टियों के कोलिजन से बनी थी, एसएसपी और पीएसपी। इसके साथ इस सरकार में वामपंथी सीपीआई, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है सीपीआई जो थी वो कैसी सरकारें थी, तो वो वामपंथी सरकारें थी, लेफ्टिस्ट थी, लेफ्ट विंग थी। और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। दक्षिणपंथी जनसंघ कैसी थी, दक्षिणपंथी सरकार थी। और ख़ास बात वामपंथ और दक्षिणपंथ के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में डिस्कशन किया है। तो जिसको भी तो वामपंथ, दक्षिणपंथ या लेफ्ट विंग और राइट विंग ना पता हो, पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और आपके स्क्रीन में भी दिखा दिया जाएगा लास्ट में। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। तो पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को क्या कहा गया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। उसके इनमें उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल जिसमें संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे।
होल्ड अ सेकंड। इनके साथ सरकार में दो साम्यवादी दल सीपीआई शामिल थे, और इनके साथ सरकार में दो साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी, भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। ठीक है, तो ये कार्टून दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, इसके मायनों को समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है, तो ये लिखा हुआ है 1974 में गैर साम्यवादी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश पर कार्टूनिस्ट का नजरिया है। तो इतने से आपको मतलब है। ठीक है, कलर चेंज कर लें थोड़ा, ठीक है, ये आपका है। आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ से आता है दल बदल। समस्या क्या हुआ, अब पहले कांग्रेस प्रभुत्व वाली सरकारें थी, फिर गैर कांग्रेस सरकारें बनना स्टार्ट हुई और उनमें गठबंधन की नीति अपनाई गई। अब गठबंधन की नीति के बाद एक समस्या आन पड़ी जिसे दल बदल कहा गया। यानी दल बदल का मतलब होता है अभी मैं किसी एक दल में हूँ और मुझे किसी दूसरे दल से ज़्यादा फायदा प्राप्त हो रहा है तो हम दूसरे दल में चले जाते हैं, या विचारधाराओं की जब टकराहट होती थी तो एक दल से दूसरे दल में विधायक चले जाते थे। जैसे मान लीजिए आज किसी ने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी से और वो चुनाव जीत जाता है, लेकिन कल को बीजेपी की तरफ से उसे कोई या मान के चलिए कांग्रेस से विचारधारा में कोई लड़ाई होती है या बीजेपी की तरफ से उसको कोई आमंत्रण दिया जाता है जिसको वो पसंद करता है, तो वो क्या करता, कांग्रेस की पार्टी को छोड़कर बीजेपी की पार्टी में जाने को दल बदल कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 1967 के चुनाव की एक खास बात रही। एक खास बात क्या रही, इसमें राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, खास बात दल बदल की, दल बदल भी है, इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मतलब समझ रहे हैं, केंद्र में हमको सांसद कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पीएमपी, और स्टेट में हम लोग क्या कहते हैं, इनको विधायक कहते हैं, है ना। ठीक है, एमएलए। ठीक, तो जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े। मान लीजिए किसी ने, इस समय बीजेपी की लहर चल रही थी, तो बहुत सारे छोटे नेताओं ने जिनकी बहुत बड़ी साख नहीं थी, उन्होंने क्या क्या कोशिश की कि वो किसी तरह बीजेपी से चुनाव लड़ लें। ठीक है, तो वैसे उस समय भी लोग क्या करते थे, जिसकी लहर जहाँ पर ज़्यादा रहती थी उसी पार्टी से चुनाव लड़ने में प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि किसी खास दल, मान लीजिए बीजेपी से कोई खड़ा होता है कि चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, यानी बीजेपी से टिकट लिया और चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं। अब चुनाव जीत गए हैं, अब बीजेपी में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करेंगे, वो कांग्रेस से उनको कोई ऑफर मिला या कांग्रेस की विचारधारा उन्हें पसंद आई और इधर बीजेपी की विचारधारा से कोई टकराहट हुई, तो वो क्या करते थे, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के दल को कांग्रेस के दल में शामिल हो जाते थे। तो इसे ही दल बदल कहा जाता था। ठीक है, 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। ठीक है, तो आया राम गया राम का ये जुमला दिया गया है, ये कहाँ से, मतलब ये शब्द कहाँ से आया, ये सेंटेंस कहाँ से है, ये जुमला कहाँ से है, उसके लिए यहाँ पर दिया गया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आता है पखवाड़ा, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, यानी ये नेताजी होते हैं जो 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टियाँ बदलते हैं और उनका नाम होता है गया राम। ठीक है, आगे देखते हैं कांग्रेस में विभाजन के पहले हम लोग देखते हैं ये के कामराज के बारे में बताया गया है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपके CUET में भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
ठीक है। बोर्ड और CUET की एक बार फिर से बताना चाहेंगे, बोर्ड और CUET की तैयारी में बहुत अंतर नहीं है। अगर आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं तो मान के चलिए CUET की 70% तैयारी बड़ी आराम से आपकी हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों का ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, हम लोग CUET की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि रोज़ 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से 10 MCQ क्वेश्चन बनाएं और उन 10 MCQ क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करवाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चनों को कहने के लिए वो 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उस सेशन में, उस वीडियो में हम कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी उस क्वेश्चन से लगे हुए जितने क्वेश्चन बन पाएंगे आपकी NCERT बुक में दिए हुए जो टॉपिक दिए हुए हैं, जो फैक्ट दिए हुए हैं, उनसे जितने क्वेश्चन बन पाएंगे हम उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ 10 ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं। बोर्ड जैसे ही ख़त्म होगा हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे MCQ क्वेश्चन आपके CUET के पर्पज़ से, ठीक है। वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होगा, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हम हिंदी मीडियम में पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। चलिए आगे आते हैं ज़्यादा। हाँ, तो हम लोग अब के कांग्रेस में विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, ठीक है। लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। पार्टी तो बन गई, सत्ता में आ गई पार्टी, लेकिन उसके पास पहले जैसा विशाल बहुमत नहीं था। यानी अगर कोई भी आया राम गया तो समझ लीजिए कि सत्ता गिर जाएगी, ठीक है। यानी कुर्सी के चारों पाए ठीक से नहीं बैठे थे, ठीक है। कुर्सी कभी भी टूटने की हालत में थी। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है, ठीक है। ठीक है ना, जैसे हम लोग कभी किसी को बहुत बड़ी हस्ती मान लेते हैं और हमें लगता है कि हम उनसे कभी किसी विचारधारा की लड़ाई समझ लीजिए उसमें जीत ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई एक अच्छा टीचर है जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको ये लगता है कि किसी बात पे डिबेट करना हो तो आप उनसे डिबेट करने से सिर्फ इसलिए पीछे हट जाते हैं कि ये इतने पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, इनसे हम वैसे भी नहीं जीत पाएंगे। जबकि शायद आप कोशिश करें तो उनसे जीत जाएं, है ना। बात लड़ाई की नहीं होती, बात विचारधाराओं की होती, बात अपने बात पक्ष को रखने की होती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट पहले था कि कांग्रेस को हराना लगभग असंभव है, लेकिन 1967 के चुनाव ने पूरे भारत को ये बता दिया कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। अगर थोड़ी बहुत रणनीति अपनाई जाए, है ना, इधर उधर से जो गठबंधन की कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए तो हराना आसान है, ठीक। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। कांग्रेस का थोड़ा बहुत वर्चस्व कम हुआ था, लेकिन उसका वर्चस्व अभी भी कायम था, ठीक है। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। देखिए यहीं पर मैंने बताया था, ऊपर मैंने बताया था कि इसको चीज़ को याद रखिएगा, जितनी भी पार्टियां बनी थी गठबंधन की वो विचारधारा के आधार पर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थलग थी, ठीक है। आप सोचिए, आप किसी नए लड़के को फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन आप दोनों की विचारधारा थॉट्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपको एक, अब मान लीजिए 2 लोग हैं, एक को लगता है कि क्लास में लड़कियों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए और एक को लगता है नहीं, क्लास में लड़कियों को बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है, कुछ दिनों तक तो आपकी दोस्ती चल सकती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये दोस्ती नहीं चल पाएगी, क्योंकि सिर्फ इसी मुद्दे पर ही आपकी रोज़ कहीं ना कहीं बहस होगी, ठीक है। या आप समझ लीजिए, आप 2 दोस्त हैं, एक को लगता है कि नहीं दिखावा बहुत ज़रूरी है, दूसरे को लगता है नहीं दिखावा ज़रूरी नहीं है, आपका ज्ञान ज़रूरी है। तो कुछ दिन तो आपकी दोस्ती चलेगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको उसका स्वभाव नहीं समझ में आएगा, उसको आपका स्वभाव नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें करेंगे उसके ऊपर से जाएगा, उसको फालतू की बातें लगेगी। जब वो दिखावे की बात करेगा तो आपको भी वो फालतू की बातें लगेंगी और कुछ दिनों बाद आप
के बीच में रिश्तों में खटास आ जाएगी और दोस्ती खत्म हो जाएगी। ठीक है, वैसा ही कुछ हुआ गठबंधन की सरकारों में। ठीक है, तो लेफ्ट विंग राइट विंग एक साथ बैठ के चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन किस हद तक कितनी दूर तक जा पाएंगे साथ में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको कहीं ना कहीं टूटना था। और दूसरी चीज़ ये थी कि गठबंधन की सरकार में उस समय आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी तो किसी को भी बड़े आराम से अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। ठीक, तो ये भी एक रीज़न था। ठीक है, इन सरकारों ने बहुत बहुमत खोजा और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। यानी जहाँ जहाँ जिस दिन स्टेट्स में गठबंधन की सरकारें बनी थी वहाँ पर क्या हुआ, पहले गठबंधन टूटे और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने किसी एक विधायक गया तो दूसरे विधायक को कहीं से पकड़ के लेते आए, दूसरा विधायक गया तो तीसरे विधायक को पकड़ के लेते आए, 4 विधायक इधर से गए तो 4 विधायक इन्होंने दूसरे से पकड़ लिए। इसको कहते हैं कि बहुमत खोना। ठीक है, बहुमत खोया तो उन्होंने नए सिरे से गठबंधन बना लिया, लेकिन अगर वो गठबंधन बनाने में सफल नहीं हुए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियाँ हुई। इंदिरा बनाम सिंडिकेट, सिंडिकेट यहाँ पर एक शब्द आया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, सीयूईटी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। हम बता रहे थे ना कि पहले इनको जब हमारे शास्त्री जी की मृत्यु होती है तो उसके बाद ये सबसे बड़ा समस्या होती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सिंडिकेट की ही होती है। ठीक है, सिंडिकेट कौन होता है अभी आगे फिलहाल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस में सिंडिकेट के बल पर ही इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कॉन्सेप्ट के साथ क्या बनाया जाता है, एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि आयरन लेडी बाद बन के निकलती हैं, तो समझ लीजिए, है ना। तो इंदिरा गांधी किसी के कहने से चलने वाले नेताओं में नहीं थी, वो अपना खुद का अस्तित्व बनाना चाहती थी। ठीक है, तो अब देखेंगे वो उस भूमिका को कैसे, उस भूमिका का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी से मिली, उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। ठीक है, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। वही गूंगी गुड़िया, जो हम कह देंगे वो सामने वाला वही करेगा। ठीक है, खड़ा हूँ शासन, जो मैं कहूँगा बुधाई जाके वहीं पर अंगूठा लगा देगा, है ना। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसी नहीं थी। सोचिए, जिस व्यक्ति के बाबा मोतीलाल नेहरू हूँ, जिसके पिता जवाहरलाल नेहरू हूँ, ठीक है, आपको पता है नेहरू प्रस्ताव के बारे में। नेहरू प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू लाते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जिसके घर में इतने बड़े बड़े नेता हो तो उनके घर में जाहिर सी बात है कुछ ऐसा इन्वायरमेंट रहा होगा, है ना। और ये भी बड़ी बात जानते होंगे कि कम बोलने वाला ज़्यादा सुनता है और जो ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा सीखता है। तो इंदिरा गांधी ज़्यादा नहीं बोलती थी, इसीलिए तो सबको लगता था कि वो सीधी हैं। ठीक है, लेकिन वो सुनती थी और सुनते सुनते उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। जब मोतीलाल नेहरू और राजनीति में तब से लेकर, यानी जब ये पैदा हुई तब से लेकर इस समय तक ये लगातार सिर्फ राजनीति के बारे में ही सुनती और देखती आई थी। तो इनको राजनीति बताने की, राजनीति सिखाने की जरूरत तो नहीं महसूस पड़ रही होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, बहरहाल इंदिरा सिंडिकेट के नेताओं की उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी।
जो कि नहीं करती हैं। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया, है ना। खुद का मुकाम बनाना, उनको पता था कि इनके चक्कर में पड़ेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। अगर हमको बहुत दूर तक जाना है तो इनको कहीं ना कहीं किनारे करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बाज जैसी उड़ान के लिए छोटे मोटे पेड़ों से दोस्ती नहीं करी जाती, है ना। बाज छोटे मोटे पेड़ों पर अपने घोंसले नहीं बनाता, वो बरगद के पेड़ पे अपने घोंसले बनाता है, ठीक है। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा, ठीक है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तो धीरे धीरे कैसे उन लोग को अलग करती हैं। वो क्या करती हैं कि जो भी बड़े फैसले होते हैं, जो भी सलाह लेनी होती है, वो उसके लिए कांग्रेस के पुराने नेताओं के पास नहीं जाती हैं। उसके लिए वो अपना एक खुद का तबका बनाती हैं, ठीक है। खुद के सलाहकार रखती हैं जो कि कांग्रेस से बिल्कुल पुरानी कांग्रेस से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी पुराने नेताओं से कोई चीज़, किसी बात पे चर्चा नहीं करती। जो भी चर्चा करनी होती है वो अपने सलाहकारों से बात करती हैं, और उनके सलाहकार कांग्रेस से नहीं होते हैं, ठीक है। कांग्रेस का मतलब पुरानी कांग्रेस से, ठीक है। सिंडिकेट या सिंडिकेट्स के दबाव में जितने लोग थे उनसे नहीं होते हैं, ठीक है। समूह पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। हाशिए पर लाने का हाशिए पर लाकर खड़े करने का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना, ठीक है, या किसी को अपने से अलग कर देना, ठीक है। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। पहला, कांग्रेस से 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे उन्हें फिर से हासिल करनी थी। यानी 1967 के चुनाव में जो बहुमत कह रहे हैं, सॉरी, जो आपकी सरकारें बनी थी गठबंधन की, उन सरकारों से कांग्रेस को बहुत हानि हुई थी। यानी इंदिरा गांधी का फिर एक सपना था कि जैसा जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस का अस्तित्व था उसी तरह से फिर से कांग्रेस का अस्तित्व बने। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, अभी रुक जाइए, एक बार ऊपर चले आते हैं। ये देखिए लिखा हुआ सिंडिकेट के बारे में, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिंडिकेट का क्या था, ठीक है। चलिए मोटा मोटा बता देते हैं। कांग्रेस नेताओं के एक समूह के अनौपचारिक तौर पर, यानी कोई औपचारिक तौर पर सिंडिकेट का निर्माण नहीं किया था, एक अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया गया, ठीक है, किया जाता था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के गठबंधन संगठन का नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। क्वेश्चन आ सकता है सिंडिकेट के अगुआ कौन थे, तो के कामराज थे। के कामराज कौन थे? भूतपूर्व मद्रास के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मद्रास यानी आज का तमिलनाडु, और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके इसके पहले। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे बम्बई सिटी, अब मुंबई के एस पाटिल, मैसूर यानी आज का कर्नाटक के एस निजलिंगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। क्वेश्चन आ सकता है कि सिंडिकेट के ताकतवर नेताओं में कौन कौन शामिल थे, तो इन सबके नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ये CUET के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड के MCQ क्वेश्चन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए, ठीक है। अगर सिंडिकेट न चाहता तो लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री न बनते, अगर सिंडिकेट न चाहता तो इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री न बनती, ठीक है। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में, ठीक है, ये देख लीजिएगा, जो सिंडिकेट होता है अभी बाद में कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। एक इंदिरा गांधी की रहती है, ठीक है, और दूसरी आपकी सिंडिकेट की होती है। इन दोनों में भी टकराव हो जाएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन दोनों में टकराव हुआ और कांग्रेस पार्टी दो धड़े में बढ़ जाएगी, एक होगा सिंडिकेट का और दूसरा होगा इंदिरा गांधी का।
जो सिंडिकेट की कांग्रेस थी उसको कांग्रेस ओ कहा गया, ठीक है। ये देखिए, जो सिंडिकेट की कांग्रेस थी उसे कांग्रेस ओ कहा गया, जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी उसे कांग्रेस आर कहा गया, ठीक है। तो ये चीज़ रख लीजिएगा, पूछेगा सिंडिकेट ओ से आप क्या समझते हैं, सिंडिकेट सॉरी कांग्रेस ओ से आप क्या समझते हैं, कांग्रेस आर से आप क्या समझते हैं, कांग्रेस ए किसकी तरफ किसका था, कांग्रेस आर किसकी प्रभुत्व में थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का मतलब। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है। चूंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, ठीक है। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए भारतीय राजनीति के बड़े ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो जाते हैं, ठीक है। 1971 में, अभी चलिए आगे चर्चा करेंगे, पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये है एस निजलिंगप्पा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर जी हैं, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीवी गिरी जी हैं, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये सब हम पढ़ ही चुके हैं, आगे आते हैं। हाँ चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष के रूप में बदल दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि साधारण से सत्ता संघर्ष, यानी ये साधारण सा एक सत्ता संघर्ष था, यानी सिंडिकेट को सत्ता चाहिए थी, इधर इंदिरा गांधी को भी सत्ता चाहिए थी, ठीक है। अभी तक क्या होता था, सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद बनना चाहती हैं और सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहता है, ठीक है। तो अब ये अंदर की लड़ाई है, लेकिन इसको इंदिरा गांधी ने विचारधारात्मक लड़ाई का नाम दे दिया, ठीक है, का रूप दे दिया, ठीक है। कैसे, आगे देखते हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए, ठीक है। फिर बता देना वामपंथी, अगर जिसको ना समझ में आ रहा हो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 1967 में मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, ठीक है। किसके प्रभाव से, इंदिरा गांधी के प्रभाव से। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। यानी इंदिरा गांधी का, अभी आगे पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी ने ये काम इसलिए किए ताकि ये गरीबों, जो गांव के गरीब हैं, उनके पहुंच में ये सारी चीज़ें आ सकें, बैंक उनकी पहुंच में आ सके, बीमा योजनाएं उनकी पहुंच में आ सकें, उनको आवास की सुविधा मिल सके, ठीक है। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, समाज हित की बात हो रही थी तो आप चाहे जितना विरोध कीजिए, लेकिन आप उसको खुलकर विरोध नहीं जता सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे को इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी। अब देखते हैं जहां से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट की लड़ाई सामने आती है, ठीक है। ये होता है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969, ठीक है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। इसके पहले ये सारी चीज़ें क्या होती थी, पार्टी के अंदर ही होती थी और होकर रह जाती थी, लेकिन ये राष्ट्रपति पद के चुनाव 1969 के चुनाव में क्या होता है, खुलकर सामने आ जाता है, ठीक है। यहीं पर अंतरात्मा की आवाज़ की बात इंदिरा गांधी द्वारा की जाती है। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु, ठीक है, 1967 में किसकी मृत्यु होती है, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, जो उस समय राष्ट्रपति होते हैं, के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई, ठीक है। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी थे वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए
और दावेदारी करें। क्यों? क्योंकि संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच में कई दिनों से अनबन चल रही थी। ठीक है, दोनों की आपस में अनबन चल रही थी, जिससे इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एन संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने, को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने में सफलता पाई। एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति, ठीक है, तत्कालीन, इधर देख लीजिएगा, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, यानी जो उस समय मौजूदा हालत में लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्हें सिंडिकेट एन संजीव रेड्डी, सॉरी, सिंडिकेट द्वारा एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का दावेदार बनाया जाता है, जो समय तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। और कांग्रेस में इंदिरा गांधी की तरफ से किसको लड़ाया जाता है? तत्कालीन उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति थे, सॉरी, वो लोकसभा अध्यक्ष थे और ये उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सिंडिकेट की तरफ से कौन खड़ा होता है, वो किस पद पर रहता है उस समय, इंदिरा गांधी की तरफ से कौन खड़ा होता है, वो किस पद पर रहता है उस समय। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और आपके सीयूईटी में भी पूछा जा सकता है। वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने, ये वीवी गिरी के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर से कहेंगे सीयूईटी और बोर्ड के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कार्टून देख लीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर ये दिखाया गया है, कांग्रेस ओ हार चुकी है और ये कांग्रेस आर, यानी इंदिरा गांधी की जीत हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा। और इनको हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी ने पीछे आपने दूसरे हाथ में जो छिपा रखा है उन्होंने पीछे, उसमें उन्होंने ग्लव्स क्यों पहने? तो ग्लव्स पहनने का सिर्फ ये मतलब है कि इन्होंने खड़ा भले इनको किया है वीवी गिरी को, लेकिन मुक्केबाजी में पीछे से कौन साथ दे रहा है? इंदिरा गांधी साथ दे रही है। ठीक है, यानी मेन लड़ाई किसकी है? इंदिरा गांधी की है। और इंदिरा गांधी की क्यों लड़ाई है? क्योंकि कांग्रेस में अपने वर्चस्व को कायम रखना है। ठीक है, 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजों को प्राप्त विशेषाधिकार, जिसे प्रीवी पर्स कहा जाता था, ठीक है, अभी प्रीवी पर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी, को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। ठीक है, जब ये सब चल रहा था उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई और देश के उप प्रधानमंत्री थे। और ये भी जान लीजिए यहाँ से, जो देश के उप प्रधानमंत्री का पद है, ये आपके संविधान में कहीं नहीं लिखा है इस पद के लिए। ठीक है, बस ये एक मुकुट की तरह होता है ना, कि मुकुट सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए होता है। तो उप प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उप प्रधानमंत्री अगर मन हुआ खुश करने के लिए बना दिया जाता है। ठीक है, और वित्त मंत्री थे। उपर्युक्त तो दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री उनके बीच गहरे मतभेद उभरे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में। इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, प्रीवी पर्स की बात कर लेते हैं। प्रीवी पर्स क्या है? हम लोग देखते हैं जब भारत आज़ाद होता है, इसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि 565 रियासतों को भारत में मिलाया गया। तो वो ऐसे ही नहीं आ गई, उनको कुछ लालच दिया गया। उनको कहा गया कि आपकी रियासत के अनुसार, यानी जिसकी जितनी बड़ी रियासत होगी, भारत सरकार उन्हें उतनी ज़्यादा पेंशन देगी। ठीक है, उसी पेंशन को प्रीवी पर्स का नाम दिया गया था। और ये ऐसा नहीं कि बहुत छोटे मोटे उसमें जाती थी, बड़े बड़ी रियासतें थी, उनको बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो पैसे हमारे विकास में लगाए जाते, विकास परियोजनाओं में लगाए जाते, उसका कई बहुत ज़्यादा हिस्सा उन राजाओं के पास जाता था जिनकी रियासतें हम भारत में मिला चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये आगे कहीं दिया भी हुआ है, ये दिया हुआ है प्रीवी पर्स के बारे में, इसको आप लोग पहले से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इधर लेते आते हैं। ये गलत है। ठीक है, ये पूरा है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
यानी प्रीव्यू वर्ष को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर मतभेद और परिणामस्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। ठीक है, गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत आजमा ही लिया जाए। ठीक है, पहले क्या होता था, लड़ाई आपस में मतभेद होते थे, लेकिन बहस के द्वारा सुलझा लिया जाता था। जब हम लोग पढ़ेंगे नेहरू की कांग्रेस प्रणाली, तो उसमें ये चीज़ निकल के आती है कि नेहरू की कांग्रेस प्रणाली में क्या होता है कि सारे नेता, चूँकि नेहरू के जो मंत्रिमंडल होता है, जो उनका पार्टी होती है, उसमें हर विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन हर विचारधारा के लोग को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये चीज़ नेहरू जी को बहुत अच्छे से आती थी। वो क्या करते थे, आप जितना ज़्यादा बोलोगे आपकी मन की भड़ास उतनी ज़्यादा निकल जाएगी, यानी ज़्यादा बोलने से गुस्सा कम हो जाता है। ठीक है, तो नेहरू जी क्या करते थे कि संसद में सबको बोलने का खूब मौका देते थे। आप अपनी बातें रखिए, फिर उनकी बातों को सुना जाता था, उनमें से जो अच्छी बातें होती थी उनको ग्रहण किया जाता था और उनको अप्लाई किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ सुन लिया जाता था। अगर वो चीज़ें सुनने लायक होती थी और उनको अप्लाई करने की लगता है हाँ अप्लाई की जा सकती है, तो उनको अप्लाई भी किया जा सकता है। इससे दो चीज़ें होती थी। पहली चीज़ क्या होती थी कि लोगों का गुस्सा शांत हो जाता था, दूसरा सही डिसीजन पे पहुंचा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जितने ज़्यादा लोगों का ओपिनियन शामिल होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो अब लेकिन यहाँ समस्या ये है आ गई कि इस बार बात ये थी कि इस बार आजमा ही लिया जाए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, कांग्रेस में, ठीक है, बाहुबल में नहीं, आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, ठीक है, ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डाले। ठीक है, यानी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, निजलिंगप्पा थे। उन्होंने व्हिप जारी कर दिया था कि कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। यानी अगर पता चलता है कि किसी ने कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके खिलाफ उचित एक्शन भी लिया जाएगा। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की। ठीक है, रिक्वेस्ट की कि मुझे विशेष बैठक करनी है अखिल भारतीय, यानी पूरे भारत में। लेकिन उनकी याचना स्वीकार नहीं की गई। क्यों? क्योंकि सबको पता था ये इसके थ्रू अपने प्रधानमंत्री पद, यानी जो वीवी गिरी को उन्होंने खड़ा कर रखा था, उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगी। ठीक है, आगे क्या होता है, वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। जाहिर सी बात है, अगर ये कांग्रेस के खिलाफ जाती तो इनको कांग्रेस से ही निकाल दिया जाता। अगर ये कांग्रेस में न रहती तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ती, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे लड़ती, और इनको कांग्रेस में रहते हुए ही सत्ता हासिल करनी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत बुद्धिमानी से काम लिया। इन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम वोट डालो, तुम वोट डालो, तुम वोट डालो, क्योंकि अगर किसी ने जाके बता दिया कि वो ऐसा कह रही है कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष ने निर्णय लिया उसके खिलाफ ये सदस्य जा रहा है, तो सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने इसके लिए सीधा सा सिंपल सा मतलब नहीं, खुलेआम कहा सबसे कि भैया अंतर्मन की आवाज़ सुनो। बोलने की आज़ादी हर किसी को है, हम कुछ ऐसा नहीं बोल रहे जो गलत है। ठीक है, तो भी जारी नहीं हो सकता था। तो इन्होंने खुले तौर पर कहा कि भैया अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। ठीक है, लोग समझ गए कि ये कहना क्या चाहती हैं। ठीक, खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस और सांसद के विधायक अपनी मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजयी हुए। वीवी गिरी किसकी तरफ से लड़े थे, इंदिरा गांधी की तरफ से। वीवी गिरी उस समय किस पद पर आसीन थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। क्वेश्चन आ सकता है, एन संजीव रेड्डी किसकी तरफ, किस पार्टी के आधिकारिक
उम्मीदवार थे तो वो कांग्रेस के थे, जबकि वीवी गिरी स्वतंत्र रूप से खड़े हुए थे। ठीक है, ये किसी पार्टी से नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये देखिए, ठीक है, अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। प्रधानमंत्री से मतलब यहाँ पर इंदिरा गांधी से, ठीक है, इंदिरा गांधी से है। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। अब यहाँ पर लड़ाई किस चीज की शुरू हो गई कि कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस असली? अब दो कांग्रेस हो गई, एक सिंडिकेट की कांग्रेस, और चूंकि इंदिरा गांधी को निकाल दिया गया है तो वो नया नाम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि नया नाम लेने का मतलब है नए सिरे से प्रचार प्रसार करना। अगर वही कांग्रेस जुड़ा रहेगा तो उनको प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो हमेशा से कांग्रेस को ही चाहती थी। निष्कासित पार्टी, हाँ, उनकी पार्टी असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कांग्रेस ओ कहा गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस ओ कहा गया। और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमा को कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट कहा गया। ठीक है, यानी कांग्रेस आर कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, यानी कांग्रेस ओ को जो सिंडिकेट की कांग्रेस थी उसे पुरानी कांग्रेस कहा जाने लगा, और कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस को नई कांग्रेस का नाम दिया गया। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों की हिमायती और अमीरों की तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। कैसे? उन्होंने, समाजवादी का मतलब होता है गरीबों की ओर ध्यान देना। इन्होंने कहा मैं एक समाजवादी सरकार की सोच रही हूँ जिससे गरीबों का भला हो और सबको बराबरी का हिस्सा मिले। जबकि इन्होंने सिंडिकेट को कहा ये पुरातनपंथी हैं, ये अमीर लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कैसे? जैसे प्रीवी पर्स था। ठीक है, प्रीवी पर्स से किसको फ़ायदा हो रहा था? जो पहले से ही अमीर थे। इन्होंने कहा मैं प्रीवी पर्स को ख़त्म कर दूंगी, जिससे वो पैसा जो बचेगा उसको हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? गरीबों के ऊपर खर्च करेंगे, है ना। कई योजनाएं लाएंगे जिससे गरीबों को पूरी तरह से खूब सारा फ़ायदा मिले। ठीक, गरीबों की हिमायती बताया। क्यों? क्योंकि ये इन सब पैसों से क्या करेंगी? गरीबों का हित करेंगी। और अमीरों का वफादार क्यों बताया? क्योंकि प्रीवी पर्स जैसी योजनाएं ये लोग नहीं खत्म कर रहे थे। आगे आते हैं 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। अब 1971 का चुनाव होता है और कांग्रेस फिर से वह पहले की तरफ स्थापित हो जाती है। कांग्रेस के टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। ठीक है, बहरहाल डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान, ठीक है, इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। यानी चुनाव के पहले चूंकि सिंडिकेट से अलग हो चुकी थी, सारे नेताओं ने अपना समर्थन खींच लिया। अब उनको प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कुछ समर्थन की जरूरत थी, तो वो समर्थन उनको किसने दिया? डीएमके ने दिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया, और कुछ अन्य दलों से छोटे मोटे दलों से मिलकर उन्होंने अपने को बहुमत हासिल करवाया और प्रधानमंत्री पद पर बनी रही अगले चुनाव तक। ठीक है, लेकिन अगले चुनाव से पहले उनको अपने आप को साबित करना था, ताकि अगले चुनाव के बाद फिर से वो प्रधानमंत्री बनी रहें। तो दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इस दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार का मतलब होता है, भूमि सुधार पहले से ही चल रहा था
के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाए। ठीक है, भूमि सुधार के कानून तो बन गए थे, लेकिन लागू भी हो गए थे, लेकिन वो ठीक से लागू नहीं हुए थे। जिसके पास भूमि थी वो अपने पास भूमि रखे हुए था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, जिसको हम लोग सीलिंग कहते हैं ना, इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसको मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाए। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि जिसके पास 50 एकड़ ज़मीन थी उनकी कुछ ज़मीनें निकाल कर गरीबों को दे दी गई, जिनके पास बिल्कुल खेत नहीं थे। ठीक, उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा लोकसभा भंग कर दी जाए, फिर से चुनाव कराया जाए। ठीक है, यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। ठीक है, रिस्क लिया उन्होंने बहुत बड़ा। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। मुकाबला यहाँ पर कुछ जानने के लिए बच गया है। हाँ, इंदिरा गांधी ने एक चीज़ बताना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने ऐसे चीज़ों को नहीं कह दिया कि हमें अभी तुरंत सत्ता छोड़नी, नया चुनाव करवाइए, बात खत्म कीजिए। उनको पता था कि हमारे यहाँ वोट कौन देता है। हम आज भी देखते हैं हमारे यहाँ वोट कौन देता है। प्रोफेसर वोट देने जाते हैं ना के बराबर, डॉक्टर वोट देने जाते हैं ना के बराबर। हम देखते हैं जो गांव के भी जमींदार हैं उनके यहाँ कोई जाता है वोट डालने ना के बराबर। तो बहुत ज़्यादा जो घर का मुखिया वो चला जाता है। ठीक है, यानी वोट देने में हम देख रहे थे जो अमीर लोग थे वो बहुत कम जाते हैं, लगभग मतलब ना के बराबर। तब तो ना के बराबर जाते थे, अब तो फिर भी लोग जाने लगे हैं। लेकिन जो असली वोट बैंक था वो कौन था, गरीब थे। और उन्होंने सारी बातें किसके फेवर में की, गरीबों के फेवर में की। समस्या ये थी कि गरीबों के फेवर की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात गरीब समझ लेंगे तो फायदा मिलेगा, नहीं समझ पाएंगे तो फायदा नहीं मिल पाएगा ना। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, सरकार में रहते हुए सबसे पहले 1970 तक अपनी पूरी योजनाओं को अच्छे से गरीबों को समझा दिया। अब गरीब समझ चुके थे कि अगर ये सत्ता में आई तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने गरीबी हटाओ का भी नारा दिया। ठीक है, यानी हम गरीबी को खत्म कर देंगे। अब सोचिए, जिस बुधिया के घर में एक दिन का खाना ना होता हो, है ना, यानी उसको आज अभी खाना खा रहा है तो उसको ये नहीं पता कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, यानी उस बुधिया को ये पता चल गया कि अगर गरीबी हट जाएगी तो कम से कम मुझे रोज खाना मिलने की गारंटी तो हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण इनका जो वोट बैंक था, जो इनका बहुमत था, बहुमत का आधार या वोट बैंक का आधार बहुत ज़्यादा ठोस हो गया। और इस चीज़ को ये पहले से ही समझ गए, इसीलिए इन्होंने क्या किया, समय ख़त्म होने से पहले इन्होंने कहा इलेक्शन को इस जो सिंडिकेट की मदद से मैं बनी हुई हूँ मुझे नहीं बनना है, मुझे नए सिरे से इलेक्शन लड़ना है और मैं नए सिरे से इलेक्शन में लड़ूंगी और अपने प्रभुत्व के आधार पर, अपने दम पर मैं सरकार चलाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं मुकाबला। इन्होंने कह तो दिया, अब दिक्कत क्या आ रही है, चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। ठीक है, कांग्रेस आर किसका है, इंदिरा गांधी का। ठीक, ये चीज़ें मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ताकि जितनी बार आप सुनेंगे आपके मन में ये चीज़ें छपती जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल सरल होंगे, है ना, क्योंकि पेपर आपको पास करवाने के लिए बनाया जा रहा है, फेल होने के लिए नहीं बनाया जाएगा। कि विपरीत जान पड़ रहा था, आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भरती। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में। जाहिर सी बात है, दिग्गज नेता सारे कांग्रेस ओ में हैं, तो जाहिर सी बात है सिंडिकेट, सबको लग रहा था कि सिंडिकेट के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लग रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया है। इंदिरा गांधी ने लोगों को बता दिया था कि मैं सत्ता में आऊँगी, तो आप जो सुबह खाने के बाद रात में ये सोचते हो कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इस चीज़ से तो आपको पूरी तरह से सुनिश्चित करवा दूंगी कि आप भूखों नहीं मरेंगे, है ना।
इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। अब इस समय क्या होता है, 3 लोग आते हैं। पहला होता है कांग्रेस ओ, दूसरा होता है कांग्रेस आर, और तीसरा होता है गठबंधन। ठीक है, फिर से गठबंधन आता है। गैर कांग्रेसी कौन कौन सी पार्टियां होती है गैर कांग्रेस में, या कांग्रेस और कांग्रेस आर के अलावा कौन सी पार्टी होती है? सभी गैर साम्यवादी गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। क्वेश्चन आएगा ग्रैंड अलायंस किसे कहा गया, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, सीयूईटी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। इसे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रैंड अलायंस के अंतर्गत कौन कौन सी पार्टियां थी, तो ये सारी पार्टियां आपकी ग्रैंड अलायंस के अंतर आ गई थी। ठीक है, एक छतरी का मतलब वो एक साथ इकट्ठे हो जाना। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। ठीक है, शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। शासक दल यानी इंदिरा गांधी। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। ठीक है, क्या? नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं था। कांग्रेस के पास, इंदिरा गांधी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, मुझे गरीबी हटाना है, गरीबों का भला करना है। क्यों करना है? क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट जो आ रहे थे वो गरीबों के ही आ रहे थे। आज भी हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि लाइन 100 लोगों की कतारें खड़ी हैं, 50 लोगों की कतारें खड़ी हैं, सब गरीब किसान हैं, सब गरीब लोग हैं। अमीरों को हम बड़े रेयर केस में देखते हैं, वो वोट देने भी आते हैं तो वो लाइन देखते हैं, अगर 10 से ज़्यादा लोग खड़े तो वो वहाँ से फिर वापस चले जाते हैं घर। अरे कौन आधा घंटा खड़ा हो इलेक्शन में जाके, हमको न कुछ मिलना न जुलना, हम 1 घंटे खड़े होकर वहाँ वोट डालने जाए। ठीक है, लेकिन गरीबों के साथ ऐसा नहीं। अगर 40 की लाइन भी है तो 41वें नंबर पर बड़े आराम से खड़े हो जाते हैं, और सुबह के आए हुए दोपहर तक वो इलेक्शन में वोट देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंदिरा गांधी समझ चुकी थी। ठीक है, और ऐसे ही नहीं समझ गई थी, इसके पीछे भी उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा था। ठीक है, रोज चर्चाएं होती थी मोतीलाल नेहरू के टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, वो सब वो सुना करती थी कि राजनीति में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, राजनीति किस पर असर डालती, किस पर असर नहीं डालती है। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, इनको था खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे, बात खत्म हो गई। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। मतलब अगर हम सामने की बुराई भी कर रहे हैं तो उसमें अपना फायदा निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी गरीब, हमने कहा जो हमारे अपोजिशन में उनका सिर्फ इतना काम है कि गरीबों को इंदिरा गांधी को हटाओ, हमें उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनसे मुद्दा पूछे तो कुछ नहीं कहते, बस इंदिरा गांधी हटाओ, है ना। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा। ठीक है, और इससे अपने मशहूर नारा गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ति प्रदान की। क्वेश्चन पूछा जाएगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। कब दिया? 1971 के चुनाव में दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। किस चुनाव में दिया? 1971 के चुनाव में दिया। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व, तो शहरी संपदा की परिसीमन, आय अवसरों की असमानता की समाप्ति, प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। ठीक है भाई, हम लोग जाइए, अब कभी भी किसी भी इलेक्शन में जाइए, इन तबकों को देखिएगा, ये तबके हमेशा लाइन में लगे रहते हैं और पूरे परिवार के साथ लगे होते हैं, है ना। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। अब देख लेते हैं एक बार परिणाम।
परिणाम और उसके बाद, यानी जो इलेक्शन का परिणाम होता है और उसके बाद क्या होता है। 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछली 4 आम चुनावों में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। ठीक है, कांग्रेस आर कौन है यहाँ पर? इंदिरा गांधी। अकेले इंदिरा गांधी को कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। ठीक है, अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये जो युद्ध चल रहा था पांडव और कौरव के बीच चल रहा था, यहां भी जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। ठीक है, इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए। जाहिर सी बात है, लोगों को कुछ रीज़न चाहिए। ये कोई रीज़न नहीं होता कि इनको हटाना है या ये हमसे जूनियर है या हमसे छोटे हैं, इनको कम एक्सपीरियंस है इसलिए मैं इनको हटा। अरे कुछ लॉजिक रीज़न दो ना। ठीक है, इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। सोचिए भैया, इनको सिर्फ 16 सीटें मिली, इनको 352 सीटें मिली। ठीक है, अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस हैं और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया था। इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1971 के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिली। ठीक है, तो लोकसभा की 375 सीटें मिली किसे? इस गठबंधन को। कौन से गठबंधन को? कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को। ठीक है, टोटल कितनी मिली हैं? 375 सीटें मिली हैं। कांग्रेस आर को अकेले कितनी मिली हैं? 352 सीटें मिली हैं। 24% वोट मिले हैं। कांग्रेस ओ को कितना मिला है? 1/4 वोट ही इसकी झोली में पड़ा है। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली हैं। ठीक है, असली कांग्रेस है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। ये द ग्रैंड फिनिश नामक कार्टून ने 1971 आम चुनाव के परिणामों पर टिप्पणी की है। राजनीति उस समय के प्रमुख विपक्षी नेताओं को दिखाया गया। देख लीजिए, ये पूछ लिया जाएगा इस किससे रिलेटेड है? 1971 के चुनाव से रिलेटेड है। सेम एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये फिगर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किससे संबंधित है, तो 1971 के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 19 आम चुनाव की जीत में अनेक चुनौतियों और समस्याएं भी छुपी थी। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो 1971 के चुनाव से संबंधित है। ये भारत की चुनौतियों के बारे में बता रहा है। ठीक है, इंदिरा गांधी को ट्रॉफी तो मिली, लेकिन इसके साथ साथ भारत की गरीबी और भुखमरी भी मिली थी। ठीक है, तो ये वही समस्याएं थी, ट्रॉफी के अंदर से गरीबी झांक रही है। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। अब पता चलेगा कि ये आयरन लेडी क्यों कहलाती थी। ठीक है, पाकिस्तान को ख़त्म करने में, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में, पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है, चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के उपचुनाव के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इस घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, जब भारत चाइना से हारता है तो इससे जवाहरलाल नेहरू की छवि को काफ़ी
धूमिल होती है, जवाहरलाल नेहरू की छवि काफ़ी धूमिल होती है और कांग्रेस कई जगह सीटें हारती है। लेकिन जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती हैं, पाकिस्तान को हराती हैं, उसके बाद कांग्रेस की फिर से साख बनती है और इंदिरा गांधी की काफ़ी वाहवाही की जाती है। और सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को जीता नहीं था, कांग्रेस पाकिस्तान के एक हिस्से को ही ख़त्म कर दिया था। ठीक है, बांग्लादेश का बनना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी। ठीक है, विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की, यानी विपक्ष के नेता भी उनकी प्रशंसा करने से अपने आप को रोक ना सके, है ना। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। ठीक है, मुख्यमंत्री चुनने की इंदिरा गांधी की शैली पर कार्टूनिस्ट की टिप्पणी। ठीक है, तो ये देखिए, ये 1971 के चुनाव के बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद की है कि इंदिरा गांधी जिसको चाहती थी उसको, यानी ये वो दौर था जब कहा जाता था कि कांग्रेस ही भारत है और भारत ही कांग्रेस है। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए, यानी जो इंदिरा गांधी के चुनाव चिन्ह को लेकर खड़ा होगा उसकी जीत सुनिश्चित है, 100% श्योर है। यानी कांग्रेस से खड़े होने का मतलब जीत पक्की हो जाती थी। ये वो समय था, इसीलिए इसमें दिखाया गया है कि वो जिसको चाह रही हैं, मान लीजिए हरियाणा से किसी को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करनी है, तो इंदिरा गांधी खुद डिसाइड करती थी किसको बनना है किसको नहीं बनना है। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन अब हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़े हो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता। हालांकि हमने आपको पहले से बता दिया है जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे क्या थी कि एक दूसरे से डिबेट होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी का क्या सिस्टम था कि इंदिरा गांधी जो बोलती थी वही करती थी, यानी किसी और को बोलने का हक इन्होंने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब हमारे पास सत्ता होती है तो शक्ति आती है और शक्ति की वजह से आदमी थोड़ा कम सुनता है लोगों की, है ना। तो वही इनके साथ भी होता है। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है, इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी की लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई गुट नहीं थे, यानी अब यह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यानी जो इंदिरा गांधी सोचती थी बस वही सही लगता था उनको। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे क्या था, हर किसी को सुना जाता था। ठीक है, हर तरह की विचारधारा के लोग थे, हर तरह की विचारधारा को सुना जाता था और उसके बाद बीच का रास्ता निकाला जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पर सिर्फ इंदिरा गांधी ही बोलती थी, बाकी सब सुनते थे। इंदिरा गांधी डिसीजन लेती थी, बाकी सब उसका कार्यान्वयन करते थे। ठीक है, यानी उसको फॉलो करते थे। इस पार्टी के चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। ये किसकी बात हो रही, जवाहरलाल नेहरू के टाइम की। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन
जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती है। जाहिर सी बात है, अब कम से कम लोगों को सुना जाता था। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और इससे देश में संवैधानिक लोकतंत्र अस्तित्व में खतरा मंडराने लगा था। अब यहाँ पर बात हम लोग करेंगे किसकी? इमरजेंसी की। ठीक है, आपातकाल की जो भारत में लगा था। ठीक है, जिसे भारत का काला युग कहा जाता ना, ब्लैक एरा। ठीक है, तो यही सब है, यहाँ से ख़त्म हो जाता है और आपका ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।